जय हिंद, नमस्कार। यूपी पीसीएस आरओ एआरओ के सभी दोस्तों को कम टू स्टडी में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम देख रहे थे जीएस वर्ड के राज्य व्यवस्था खंड के माइंड मैप आधारित नोट्स को। इसका हम पार्ट 1 देख चुके हैं। आज हम देखेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। तो इसी प्रकार के वीडियो को पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड आपसे रिक्वेस्ट है कि शेयर ज़रूर करें, क्योंकि लगातार आप लोग कुछ वीडियो देखते हैं लेकिन शेयर नहीं करते हैं। सब्सक्राइबर वही है, रीच नहीं बढ़ रही है, तो वीडियो को आप लोग शेयर करें। ठीक है, फिर चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को आगे के। अब तक हम देख चुके थे, इसके पहले यहाँ तक देख चुके थे अंतरिम सरकार अक्टूबर 1946 में क्या कौन कौन शामिल थे, कौन सा विभाग और कौन से मंत्री शामिल थे। तो आज उसके आगे हम देखेंगे भारतीय संविधान की विशेषताएं। पेन यहाँ चली गई, तो भारतीय संविधान की विशेषताएं देखते हैं। सबसे लंबा लिखित संविधान प्रस्तावना, जो मूल संविधान की बात यहाँ हो रही है, प्रस्तावना, और 395 अनुच्छेद है, 22 भाग, 12 अनुसूचियाँ, 105वां संविधान संशोधन हुआ है अभी। अब 106 हो गए हैं, अब तक 105 थे, अब करंट में 106 संविधान संशोधन हो गए हैं। नोट, संविधान में मूलतः 395 अनुच्छेद ये मूलतः के है, यहाँ पर 465 होगा अनुमानित आज में। 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियाँ थीं। विभिन्न स्रोतों से लिया गया है। नम्यता और अनम्यता का समन्वय है। बड़ी संख्या में एकात्मक की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था है। सरकार का संसदीय स्वरूप, संसदीय संप्रभुता तथा न्यायपालिका की सर्वोच्चता के बीच संतुलन, एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है इसमें। ये लोग अब आप ये सब देख चुके हैं पीछे। एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, एकल नागरिकता, 3 प्रकार के आपातकालीन प्रावधान, 352, 356, 360। आज तक आर्थिक आपातकाल नहीं लगा है। त्रिस्तरीय सरकार की अवधारणा, स्वतंत्र निकायों की स्थापना। संविधान के एकात्मक लक्षण, एक सशक्त केंद्र, एक संविधान, एकल नागरिकता, संविधान का लचीलापन, एकीकृत न्यायपालिका, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवाओं में आपातकालीन प्रावधान इत्यादि। संघात्मक लक्षण, द्वैध राज पद्धति, लिखित संविधान शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता, कठोर संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदनीय विधायिका। भारतीय संविधान को विस्तृत बनाने का कारण क्या था, ये कभी पूछ सकता है। किस कारण से भारत का संविधान जो है विस्तृत बन गया है। भौगोलिक कारण, भारत का विस्तार एवं विविधता। ऐतिहासिक जो है, भारत शासन अधिनियम 1935 का विस्तृत होना। तीसरा है जम्मू व कश्मीर को छोड़कर शेष भारत हेतु एकल संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व। ज्ञानपीठ पुरस्कार, यह सबसे पुराना और सर्वोच्च साहित्य अवार्ड है। ज्ञानपीठ पुरस्कार को केवल उन लेखकों को दिया जाता है जो अंग्रेजी और संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित 22 भाषाओं में लिखते हैं। साहित्य अकादमी अवार्ड संविधान में शामिल 22 भाषाओं के अलावा अंग्रेजी और राजस्थानी भाषा में दिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, अंग्रेजी और राजस्थानी भाषा। संविधान का स्रोत में देखते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935, संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यकाल, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध व प्रशासनिक विवरण। भारतीय संविधान पर इस एक्ट का सर्वाधिक प्रभाव है। अमेरिका के संविधान से उद्देशिका का विचार लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाना, संविधान की सर्वोच्चता ब्रिटेन के संविधान से। संसदीय शासन पद्धति, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार परमादेश लेख। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन। कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ अपसंघीय व्यवस्था, केंद्र व राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। जर्मनी से देखते हैं। आपातकालीन उपबंध में मूल अधिकारों का स्थगन, वित्तीय आपात को छोड़कर। आगे देखते हैं।
ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 के तहत होती है, आप लोग जानते होंगे। उद्देशिका की भाषा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उद्देश्य किस देश से लिए गए और उसकी भाषा किस देश से ली गई है। तो ऑस्ट्रेलिया से उसकी भाषा ली गई है, मतलब प्रियम्बल के। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता और समवर्ती सूची की व्यवस्था की गई है। जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अनुच्छेदों का प्रावधान। सोवियत संघ से मूल कर्तव्य प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आदर्श को लाया गया। फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक प्रस्तावना एवं बंधुत्व के आदर्श। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की व्यवस्था। अनुच्छेद 368 के तहत आप लोग जानते हैं भारत में 3 प्रकार के संविधान संशोधन होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। संविधान की अनुसूचियां देख लेते हैं, बहुत फैक्ट है। पहली अनुसूची में संघ राज्य क्षेत्र के नाम और उनकी सीमाएं हैं। दूसरी अनुसूची में वेतन, भत्ते, विशेषाधिकार, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा, राज्य विधान परिषद के सभापति, उपसभापति। तीसरी अनुसूची शपथ प्रतिज्ञान, संघ के मंत्री, राज्य मंत्री, संसद सदस्य, संसद, राज्य विधानमंडल हेतु निर्वाचित अभ्यर्थी, सर्वोच्च उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कैग। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध। छठवीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय मामलों के प्रशासन के संबंध में उपबंध है। सातवीं अनुसूची संघ सूची के 100 विषय, राज्य सूची के 61 विषय, समवर्ती सूची के 52 विषय। आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मूल रूप से जो भारतीय संविधान में 14 थी उनको लिया गया है। नवीं अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मूल अधिकार से जुड़ी है। जो संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार में शामिल था अनुच्छेद 34 के तहत 33 के तहत उसको यहाँ लाया गया है। प्रथम संविधान संशोधन द्वारा शामिल इसके विषय न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर हैं। हालांकि 2007 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार मूल अधिकारों के उल्लंघन वाले विषय की समीक्षा की जा सकती है। ये संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा दल बदल कानून को जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची पंचायती राज के 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई 29 विषय हैं। 12वीं अनुसूची नगर पालिका 74वां संविधान संशोधन 18 विषय हैं। मूलतः संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं। मूल संविधान में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं, ये देखिए बहुत बड़े। ये भाषाएं असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधु, तमिल, तेलुगु और उर्दू थी। ये मूल संविधान की थी। आगे जोड़ी गई है सिंधी भाषा, मतलब जोड़ी गई है जो देखते हैं। सिंधी भाषा को 1967 में 21वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को 1992 में 71वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली 2003 में 92वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। आगे देखते हैं। 22 भाग हैं। भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 2 में नागरिकता है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य है। भाग 5 में संघ सरकार है। भाग 6 में राज्य सरकारें हैं। भाग 7 में पहली अनुसूची कर्मकांड है। अनुसूची का खंड ख निरस्त है। 8वीं सूची में संघ राज्य क्षेत्र है। 9वीं अनुसूची में पंचायतें हैं। 9 में नगर पालिकाएँ हैं। 9 में सहकारी समितियां हैं। 10वीं अनुसूची में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र हैं। 11वीं अनुसूची में संघ एवं राज्यों के बीच संबंध है। 12वीं अनुसूची में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद हैं। भाग 13 में अनुसूची बोल दी। भाग 13 में जो है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम है। भाग 14 में संघ और राज्यों की अधीन सेवाएं हैं। भाग 14 का में अधिकरण है। भाग 15 में निर्वाचन है। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है। भाग 17 में ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ये 3 यहाँ से यहाँ तक का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, 4-5 हैं। भाग 17 में राजभाषा है। भाग 18 में आपात उपबंध है। दोनों कन्फ्यूजन करते हैं 17 और 18 को लेके। भाग 19 में प्रकरण है।
भाग 20 में संविधान का संशोधन है। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है। भाग 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन है। आगे देखते हैं राष्ट्रीय प्रतीक। राष्ट्रीय प्रतीक जो है आप लोग जानते हैं तिरंगा है। राष्ट्रीय प्रतीक तिरंगा है। इसकी जो चौड़ाई का अनुपात होता है 3:2 का होता है। सबसे ऊपर गहर, ये सब आप लोग जानते ही हैं। इसको ये इम्पोर्टेंट रहेगा इसमें। पिंगाली वेंकैया द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज को तैयार किया गया था। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। भारत का राज्य चिन्ह। भारत का राज्य चिन्ह देखें, सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है। भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 को इसे अपनाया गया। इस पर देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा है, जो मुंडोकपनिषद से लिया गया है। इस स्तंभ पर 4 पशु हैं, हाथी, सिंह, बैल, घोड़ा। राष्ट्रगान। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से अंगीकृत किया गया। गायन की अवधि 52 सेकंड है। संक्षिप्त गायन 20 सेकंड का है। 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया है। आंध्र प्रदेश के मदनापल्ली में 1919 में टैगोर ने इसका अंग्रेजी अनुवाद द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया से किया था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, कहीं मिलता नहीं है। इसका अनुवाद टैगोर ने किया था। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गीतांजलि से लिया गया है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी, आनंद मठ से लिया गया है। प्रथम गायन 1896 में कलकत्ता अधिवेशन, रविन्द्रनाथ टैगोर। 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। इसका प्रथम माह चैत्र सामान्यतः 22 मार्च, जबकि लीप वर्ष 21 मार्च और अंतिम माह जो है फागुन होता है। ये 2 माह बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, प्रथम माह और अंतिम माह हिंदी में। कुछ राष्ट्रीय प्रतीक हैं, राष्ट्रीय प्रतीक देख लीजिए वैसे ही। राष्ट्रीय बाघ हो गया, हाथी है। पशु विरासत में बरगद है, पुष्प है, मुद्रा है, आम है, डॉल्फिन 2013 में शामिल की गई, या आप लोग कमेंट करेंगे इसको। गणतंत्र दिवस हो गया, गांधी जयंती हो गई, जो भारत सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय अवकाश है। देशी रियासतों का भारत में विलय, देशी रियासतों का भारत में विलय। सरदार पटेल के नेतृत्व में रियासती मंत्रालय का गठन। आज़ादी के समय 552 देशी रियासतें थीं, जिनमें से 549 भारत में शामिल हो गई थी। शेष 3 ने मना कर दिया था, तो शेष 3 के लिए बनाई गई थी। जम्मू और कश्मीर 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह द्वारा विलय पत्र पर हस्ताक्षर। 6 फरवरी 1954 को भारत संघ के साथ विलय का अनुमोदन हुआ। हैदराबाद 13 सितंबर 1948 को निजाम मीर उस्मान अली के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा ऑपरेशन पोलो चलाया गया। 17 सितंबर का विलय किए, उसके माध्यम से विलय किया गया। जूनागढ़ नवाब मोहम्मद महताब खान जी के विरुद्ध 20 फरवरी 1948 को जनमत संग्रह। आगे 20 जनवरी 1939 को सौराष्ट्र में शामिल किया गया। वर्तमान में भारत में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अनुच्छेद 1 इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा, यानी भारतीय संघ राज्यों के बीच समझौता का परिणाम नहीं है। दूसरा है अनुच्छेद 2 नए राज्य का प्रवेश या उसके स्थापना की शक्ति संसदीय विधि द्वारा। अनुच्छेद 3 भारतीय संघों के नए राज्यों का निर्माण एवं उनका पुनर्सीमन। स्वतंत्रता के बाद राज्यों का पुनर्गठन। एस के धर आयोग जून 1948 को में गठित। दिसंबर 1948 में अनुशंसा। भाषा के आधार पर राज्यों का गठन, विरोध प्रदर्शन, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर पुनर्गठन का समर्थन। जेवीपी समिति धर आयोग के निर्णयों की समीक्षा हेतु जवाहरलाल नेहरू, पटेल, सीतारमैया की सदस्यता में दिसंबर 1948 में गठित 1949 में रिपोर्ट सौंपी और भाषाई आधार पर राज्य के पुनर्गठन को अस्वीकृत कर दिया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग दिसंबर 1953 को फजल अली आयोग अध्यक्ष की
अध्यक्षता में गठित। अन्य सदस्य जो थे इसके एम के पणिकर थे, एच एन कुंजरू थे। 1955 में रिपोर्ट पेश करते हुए भाषा को मुख्य आधार माना। परिणाम स्वरूप 1 नवंबर 1956 को 7वें संविधान संशोधन के द्वारा भाषा के आधार पर 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। इसमें इंटरेस्टिंग कहानी है कि आंध्र प्रदेश में भाषाई आधार पर मांग को लेकर एक व्यक्ति थे जो लगातार आमरण अनशन पे बैठे थे, और उनकी मृत्यु हो जाने के बाद यह निर्णय लिया गया था कि आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर प्रथम राज्य का दर्जा उन्हीं के बलिदान का परिणाम, मतलब वो था, उन्हीं के बलिदान का परिणाम था। तो आगे देखते हैं विभिन्न राज्यों का गठन वर्ष। आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 को, सिक्किम 16 मई 1775 को 36वें संविधान संशोधन द्वारा, 1 मई 1960 को गुजरात, मिजोरम 20 फरवरी 1987 को, नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को, अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 को, हरियाणा 1 नवंबर 1966 को, गोवा 30 मई 1987 को, हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 को, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को, मेघालय 21 जनवरी 1972 को, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को, मणिपुर 21 जनवरी 1972 को, झारखंड 15 नवंबर 2000 को, मणिपुर 21 जनवरी 1972 को, त्रिपुरा 21 जून 1972 को, झारखंड, इसमें से आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, तेलंगाना 2 जून 2014 को। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य है। 31 अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य को जम्मू और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश आधिकारिक रूप से विभाजित कर दिया गया। जनवरी 2020 दादर, नागर हवेली, दामन और दीव दोनों संघ शासित प्रदेशों को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में मान्यता दी गई। पांडुचेरी, नवंबर 1954 को फ्रांस की सरकार ने अपनी सभी बस्तियां पांडुचेरी यनम माहे कराइकल को भारत को सौंप दिया। 28 मई 1956 को इस संबंध में संधि पर हस्ताक्षर हुए, जबकि चंद्रनगर को 1951 की संधि के तहत सौंपा गया। 18 दिसंबर 1961 को गोवा, दमन दीव की मुक्ति के लिए पुर्तगाली के विरुद्ध कार्यवाही की गई। 12वें संविधान संशोधन द्वारा इन क्षेत्रों को भारत का अभिन्न अंग बना लिया गया। गठन राष्ट्रपति द्वारा। क्षेत्रीय परिषदें जो होती है, अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री, उपाध्यक्ष जो है संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं जो प्रतिवर्ष बदलते रहते हैं। इसका उद्देश्य केंद्र राज्यों के मध्य संबंधों में सुधार, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत स्थापित संवैधानिक है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री होते हैं, उपाध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं जो प्रतिवर्ष बदलते रहते हैं। तो आप लोग इसको अगर डिटेल में देखना चाहते हैं तो ऐसे मध्य क्षेत्रीय परिषद के जो क्षेत्र में आते हैं राज्य, उनको देख लेना जरूरी रहेगा। इसके अंतर्गत मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद जिसका मुख्यालय प्रयागराज में है, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद जिसका मुख्यालय कोलकाता में है, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद मुख्यालय मुंबई में है, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद मुख्यालय चेन्नई में है। 8 केंद्र शासित प्रदेश देख लेते हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दूसरा है लक्षद्वीप, तीसरा है पुडुचेरी, चौथा है दादर और नागर हवेली एवं दमन दीव, 5वां है चंडीगढ़, 6वां है दिल्ली, 7वां है जम्मू कश्मीर और लद्दाख। आगे देखते हैं प्रस्तावना से संबंधित मुख्य बातें। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा अंगीकार किया गया। अब तक प्रस्तावना को केवल एक बार 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में उद्देशिका में समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता शब्द जोड़ा गया। उद्देशिका संविधान के विधिक निर्वाचन में सहायक है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया और प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से ली गई है। प्रस्तावना पर सुप्रीम कोर्ट का विचार। गोपालनवाद में 1950 में प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, शक्ति का स्रोत नहीं है। बेरुबाड़ी वाद 1960 में कोर्ट ने इसे संविधान का भाग नहीं माना था। यह गोलकनाथ वाद में कोर्ट ने उद्देशिका को संविधान की मूलात्मा माना है। केशवानंद भारती वाद में कोर्ट द्वारा प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया और उसे मूल ढांचे का हिस्सा बताया गया तथा संसद इसमें नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती है। उद्देशिका की प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। प्रस्तावना का लिखित शब्द
प्रस्तावना में लिखित शब्द हम भारत के लोग अंगीकृत नियमित आत्मार्पित करते हैं, भारतीय लोगों की सर्वोच्चता संप्रभुता का उद्घोष करती है। प्रस्तावना पर विद्वानों के विचार। अंबेडकर। संविधान एक पवित्र दस्तावेज है। के एम मुंशी। उद्देश्य का राजनीतिक जन्मपत्री है। यह हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। ए के अय्यर। प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। पंडित ठाकुर दास भार्गव। यह संविधान का सबसे सम्मानित भाग है। यह संविधान की आत्मा है। यह संविधान की कुंजी है। यह संविधान का आभूषण है। एक उचित स्थान है जहाँ कोई भी संविधान का मूल्यांकन नहीं कर सकता। केशवानंद भारती। बाद में संविधान की अब तक की सबसे बड़ी पीठ 13 जज और गोलकनाथवाद में द्वितीय सबसे बड़ी बेंच 12 जज। न्यूनतम पीठ में जजों की संख्या 5 होनी चाहिए। एक बार प्रस्तावना पढ़ लेते हैं आराम से। संविधान की उद्देश्य का प्रस्तावना, जिसे कहते हैं हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा की अवसर समता प्राप्त कराने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत अधिनियमित आत्मार्पित करते हैं। नागरिकता भाग 2। अमेरिका में दोहरी नागरिकता के बजाय ब्रिटेन की एकल नागरिकता। अनुच्छेद की संख्या, ये अनुच्छेद पूरे जो है नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 5 संविधान लागू होने के समय की नागरिकता। अनुच्छेद 6 कुछ वैसे व्यक्तियों को नागरिकता अधिकार जिन्होंने पाकिस्तान से भारत में प्रव्रजन किया है। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान के प्रव्रजित व्यक्तियों को भारत में नागरिकता। अनुच्छेद 8 भारतीय मूल के वो ऐसे लोगों को नागरिकता अधिकार जो भारत के बाहर विकास कर रहे हैं। अनुच्छेद 9 जो व्यक्ति स्वेच्छा से विदेशी राज्यों की नागरिकता प्राप्त कर रहे हैं उन्हें नागरिकता नहीं मिल सकती है। अनुच्छेद 10 नागरिकता अधिकारों की निरंतरता। अनुच्छेद 11 संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार नागरिकता के 5 आधार हैं। जन्म से 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद अपवाद राजनयिक के बच्चों और विदेशियों के बच्चों को छोड़कर ये अपवाद होते हैं। वंश परंपरा द्वारा नागरिकता 26 जनवरी 1950 के पश्चात जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता कोई भारत के नागरिक हो। देशीकरण द्वारा नागरिकता, पंजीकरण द्वारा नागरिकता, भूमि विस्तार द्वारा नागरिकता। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 इसके अनुसार 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए भारत और हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया इस श्रेणी को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005 में शुरू किया गया था। गृह मंत्रालय के अनुसार OCI एक ऐसा व्यक्ति है जो 26 जनवरी 1950 या उसके बाद भारत का नागरिक था या उस तारीख पर भारत का नागरिक बनने योग्य था या 15 अगस्त 1947 को भारत का हिस्सा बने किसी क्षेत्र से संबंधित था। भारत की नागरिकता की समाप्ति। नागरिकता समाप्ति अधिनियम 1955 के 3 आधार थे। नागरिकता का परित्याग करने से, किसी अन्य देश की नागरिकता को स्वीकार कर लेने से, सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर। मूल अधिकार भाग 3 अनुच्छेद 13 से 35। 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में जिसमें अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे कि में मूल अधिकारों की मांग की गई। इसका प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 और 19F से हटाकर संविधान के अनुच्छेद 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। आप लोग इसको कमेंट करेंगे कि ये किस भाग में आएगा।
संपत्ति का अधिकार। 6 मौलिक अधिकार हैं। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 में है। राज्य की परिभाषा जो है 12 में है। अनुच्छेद 13 में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कानूनों को अदालत शून्य घोषित कर सकती है। समता का अधिकार देखते हैं। अनुच्छेद 14 के तहत विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। नोट: भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले पद्म पुरस्कार और भारत रत्न, सैन्य पुरस्कार अनुच्छेद 18 के तहत ही आते हैं, इनका उल्लंघन नहीं करते हैं। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता। यह ब्रिटिश मूल का है। यह विचार ब्रिटिश मूल का है। इसमें शामिल है किसी व्यक्ति के पक्ष में विशिष्ट विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति, साधारण विधि के तहत सभी व्यक्तियों के लिए समान व्यवहार, कोई व्यक्ति विधि के ऊपर नहीं है। यह नकारात्मक संदर्भ में है। विधियों के समान संरक्षण। यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। विधियों के समान संरक्षण। इसमें शामिल है विधियों द्वारा प्रदत्त विशेषाधिकारों, अध्यारोपित दायित्वों दोनों में समान परिस्थितियों में समान व्यवहार। समान विधि के अंतर्गत सभी व्यक्तियों के लिए समान नियम, बिना भेदभाव के समान के साथ समान व्यवहार, सभी के साथ समान व्यवहार। यह सकारात्मक संदर्भ में है। विधि का शासन। डायसी के अनुसार विधि के समक्ष समता का विचार विधि के शासन का सिद्धांत का मूल तत्व है। इस संदर्भ में भारतीय व्यवस्था में लागू कारक इच्छाधीन शक्तियों की अनुपस्थिति, यानी किसी व्यक्ति को विधि के उल्लंघन के सिवाय दंडित नहीं किया जा सकता है। विधि के समक्ष समता अति आवश्यक है, यानी कोई व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं। सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत उल्लेखित विधि का शासन को संविधान का मूलभूत तत्व माना गया है। स्वतंत्रता का अधिकार देखते हैं। अनुच्छेद 19A में बोलने की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19B में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा पूरा यह आर्टिकल। शांतिपूर्वक बिना हथियार एकत्रित होने तथा सभा करने का अधिकार रहेगा। अनुच्छेद 19C में संघ बनाने की स्वतंत्रता रहेगी। अनुच्छेद 19D में देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता रहेगी। अनुच्छेद 19E में देश के सभी क्षेत्रों में निवास करने बसने की स्वतंत्रता रहेगी। अनुच्छेद 19G में कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता रहेगी। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण इसके अंतर्गत शामिल विषय। एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा। अपराध के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी। स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण इसमें शामिल विषय। शीघ्र विचारण का अधिकार, एकांत कारावास के विरुद्ध अधिकार, फांसी के विलंब के विरुद्ध अधिकार, अभिरक्षा में हिंसा के विरुद्ध अधिकार, कार्यस्थल पर महिलाओं को लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध अधिकार, पैर पर डंडा बेड़ी डालने के विरुद्ध अधिकार, अच्छी सड़कों का अधिकार, प्रतिष्ठा का अधिकार, अपने पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार या हादिया केस से मिला है। और आप लोग कमेंट करेंगे इसको लेके कि मौन रहने का अधिकार किस केस के तहत मिला है। गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, गरिमापूर्ण ढंग से मृत्यु का अधिकार, गैर सरकारी संगठन कॉमन कॉज की याचिका का निर्णय, जीवन रक्षा का अधिकार, निजता पुट्टास्वामी केस 2017, महिलाओं का शालीनता और गरिमा से जीने का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, पर्यावरण रहित जल वायु जीने का अधिकार एवं हानिकारक उद्योगों के विरुद्ध सुरक्षा। स्वास्थ्य का अधिकार देखते हैं। स्वास्थ्य का अधिकार इसमें बहुत ज़्यादा है। विदेश में यात्रा करने का अधिकार मेनका गांधीवाद 1978 से संबंधित है। आश्रय का अधिकार, निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार, राज्य के बाहर न जाने का अधिकार। अनुच्छेद 21(1) में शिक्षा का अधिकार, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 द्वारा संसद ने इसके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू किया। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को। अनुच्छेद 22 निरोध और गिरफ्तारी से संरक्षण, इसके तहत 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। हिरासत में लेने का कारण, 24 घंटे के अंदर आने जाने का समय छोड़कर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेशी,
अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार। निवारक निरोध से संबंधित अब तक बनाई गई विधियाँ। निवारक निरोध अधिनियम 1950 जो है 1969 में समाप्त की गई। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम मीसा 1971 में बनाई गई, 1978 में समाप्त की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 में। आतंकवादी एवं विध्वंसकारी गतिविधियां निरोधक कानून टाडा 1985 में बनाया गया, 1995 में समाप्त किया गया। पोटा एक्ट 2002 में बनाया गया, 2004 में समाप्त किया गया। नोट: अनुच्छेद 22 के दो भाग हैं। अनुच्छेद 22 के दो भाग हैं। साधारण कानूनी सहायता: यदि यह विदेशी व्यक्ति या निवारक हिरासत कानून के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति के लिए नहीं है, निवारक हिरासत के लिए यह सुरक्षा नागरिकों और विदेशी दोनों को उपलब्ध होगी। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार बालश्रम के प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 जो है बालकों के नियोजन के कारखाने का प्रतिषेध 14 वर्ष की कम आयु के बच्चों को लिए। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों का समुदाय से स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। इसके तहत 5 रिट दायर की जाती हैं। इसमें बहुत सही तरीके से दिया गया है। बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबी कॉर्पस अर्थ जो है प्रस्तुत किए जाए। परमादेश मैंडमस अर्थ हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध हम रोकना है या हम रोकते हैं। प्रोहिबिशन रोकना अर्थ होता है। उत्प्रेषण अर्थ प्रमाणित होना या सूचना देना। अधिकार पृच्छालेख प्राधिकृत या वारंट के द्वारा। क्या आप जानते हैं उत्प्रेषण को पोस्टमार्टम कहा जाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण को मनमानी निरोध के विरुद्ध व्यक्ति की स्वतंत्रता का कवच कहते हैं। परमादेश को जागृति काल भी कहते हैं, क्योंकि यह सोए हुए अधिकारियों को अपना कर्तव्य निभाने हेतु जगाता है। केवल नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार 15, 16, 19, 29, 30 नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त मूल अधिकार। अनुच्छेद 14, 20, 21 का 22, 23, 24, 28 24 से 28 तथा इसी प्रकार के वीडियो को पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आगे के कंटेंट को हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। जय हिंद, नमस्कार। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाए रखिए।